हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, ये हमारा MCQs का पार्ट 6 होने वाला है, जिसके तहत मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चंस और यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो हमारी पुरानी सीरीज है जिसमें हमने 5 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग ये देखोगे तो आपको मिलेगा कि जो प्रश्नों का स्तर है, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन है उनका लेवल है, धीरे धीरे मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। तो आज के भी हमारे जो ये वीडियो है, इसमें भी मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आज आपके क्वेश्चंस में आप देखोगे कि जो क्वेश्चन है थोड़ा थ्योरी के हिसाब से, मतलब ये नहीं है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये नहीं है कि स्लोगन कहाँ पर है, स्टैटिक वाला पार्ट नहीं है। मैंने आज यहाँ पे जो कवर किया है वो मैंने थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट कवर किया है, जिसके लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। विदाउट पढ़े आप इसमें दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे कि अगर कोई वर्ड्स हैं जो इंश्योरेंस में आते हैं तो मैंने उसका मतलब पूछा है, जैसे पैरेलल हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर कौन कौन से होते हैं, वो सब पढ़ना बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है इंश्योरेंस की, उसमें मैंने आपको एक बुक का सोर्स भी दे रखा है, तो स्ट्रेटेजी वाली जाकर वीडियो देखो, वहां पर आपको मैंने एक बुक बता रखी है, वो बुक आप जाकर देख सकते हो, उससे जरूर आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वंस एन इंश्योरेंस कंपनी हैज पेड अप टू द लिमिट, एक बार किसी इंश्योरेंस कंपनी ने अगर लिमिट तक पे कर दिया जितनी उसकी लिमिट थी, इट विल पे नो मोर ड्यूरिंग दैट ईयर इज नोन एज, अब वो पे नहीं करेगी भाई। अगर किसी कंपनी ने बोला है कि एक साल में हम इतना ही पे कर सकते हैं किसी इंश्योरर को, किसी कंपनी को, किसी बंदे को जिसने इंश्योर करवाया है, अब उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, एग्रीगेट लिमिट, कॉन्ट्रैक्ट, रिस्क एग्रीमेंट, वारंटी, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एग्रीगेट लिमिट, एग्रीगेट लिमिट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसके तहत कोई इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो क्या करती है, वो उसका एंड हो जाता है कि भाई हम इतना हमने पे कर दिया है और इतना ही हम लोग पे कर सकते हैं। चलिए अगला, ये एक क्लॉज होता है दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ राइट अंडर अ पॉलिसी, जिस भी पॉलिसी के अंदर कुछ भी राइट्स हैं आपने वो ट्रांसफर कर दिए एक पर्सन से टू द अनदर पर्सन, यूजुअली बाय द मीन ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, और उस रिटन डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, जो आज के जो क्वेश्चन होंगे थ्योरेटिकल बेस बहुत ज्यादा होंगे, तो आपको आज दिख रहा होगा कि यहाँ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, जिसमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये देखिए आप, अ क्लॉज दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ राइट, यानी कि एक क्लॉज है, एक एग्रीमेंट है, एक ऐसा पेपर है जो आपको ये राइट देता है कि जो पॉलिसी के अंदर जितनी भी आपके अधिकार है वो आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो, तो हम इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देख लोगे, इसका नाम है असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट हम इसे बोलते हैं जब भी हम किसी बंदे को राइट्स दे रहे होते हैं अपनी पॉलिसी के, दूसरे मतलब जो कोई दूसरा बंदा है वो अपनी पॉलिसी के राइट्स दे रहा है किसी और बंदे को जो कि उसके राइट्स थे, तो अब हम उसे क्या बोलेंगे? असाइनमेंट बोलेंगे। अगला है एक कॉन्ट्रैक्ट है, सच एज एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, रिक्वायर्ड दैट सर्टेन एक्ट्स बी परफॉर्म्ड इफ रिकवरी इज टू बी मेड इज नोन एज। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ये कुछ सर्टेन एक्ट्स में रिक्वायर होता है, रिकवरी के टाइम पे भी ये इसको हम क्या मानते हैं, एक पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड थिंग की तरह मानते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? तो कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी पेपर, प्रूफ ऑफ रिसिप्ट, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, अप्रूवल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है आपका कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत जरूरी होता है, जिसको हम परफॉर्म करते हैं इफ रिकवरी इज टू बी मेड इज नोन एज, जब हम रिकवरी के लिए इसको बात कर रहे होते या फिर हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते। देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता है ना, आज LIC का लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है एग्जाम को भरने की। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 31 जनवरी, तो ये आपको लास्ट डेट मिल जाएगी, फॉर्म भर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर्म भर लिया आपने, कोर्स का प्राइस इतना हैवी नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर पाओ। इतने में अगर आपको यहाँ पे लाइव क्लास मिल रही है, प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, वीडियोस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये अफोर्डेबल है। यहाँ पे अगर आपको कंप्लीट कोर्स लेना है, जिसमें आपका QRE से लेकर सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, इंश्योरेंस फाइनेंस, यहाँ पे आप देख रहे हो जियो इंश्योरेंस फाइनेंस, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का कोर्स, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा, जी आपका और यहाँ पे सर लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए भी आपके पास बहुत सारे फैकल्टीज हैं हमारे, तो आप देख रहे हो किस प्रकार से हम लोग पढ़ाते हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके से आप देख सकते हो कि मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ। तो ऐसे ही हमारे फैकल्टीज है, आप जाके देख सकते हैं, आप डेमो देख सकते हैं, वहां पे जाकर आप करेंगे तो आपको ये अफोर्डेबल प्राइस के साथ आप इस कोर्स को बाय कर पाएंगे। पॉलिसी दैट कैन बी कैंसल्ड
और हैव द प्रीमियम रेज्ड बाय द इंश्योरर ऑन अ स्पेसिफिक एनिवर्सरी डेट, किसी भी डेट में अगर वो चाहता है कि भाई जो मेरा पॉलिसी जो कैंसिल्ड हो रखी है, ठीक है, वो जो प्रीमियम है उसका मैं रेज करूं, सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजन रिटर्न इनटू अ पॉलिसी इज नोन एज, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि भाई अगर आप किसी पॉलिसी को एक टाइम पे क्या कर रहे हो, आप उसे रिन्यू कर रहे हो या फिर उसको दोबारा से जीवित कर रहे हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंडीशनल रिन्यूएबल। तो ये होगा आपका यहाँ पे कंडीशनल रिन्यूएबल पॉलिसी हम उसे बोलते हैं। ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये हम लोगों ने कहां से ली है, इंश्योरेंस के नोट से लिया है। अ पर्सन नेम्ड इन अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी इफ अदर नेम बेनिफिशियरीज आर नॉट लिविंग इज रेफर्ड एज। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक पर्सन का नाम इन अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव टू बी बेनिफिट, इसको बेनिफिट देने के लिए हमने लिखा है। तो अदर, इफ अदर नेम बेनिफिशियरीज आर नॉट लिविंग, अगर कोई और दूसरा बंदा जो अभी तक जो अभी जिंदा ही नहीं है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, तो हम उसे यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट बेनिफिशियरी। तो कंटिंजेंट बेनिफिशियरी हम उसको बोलते हैं भाई जो लिविंग है, जिसको हम रेफर लिविंग नहीं कर रहे हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम बी के द्वारा बच्चों की हेल्प के लिए LIC AAO 2023 का आप देख रहे हो टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मैं डेली, आप टाइमिंग देख सकते हो, यहाँ पे ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, 7 बजे और 8 बजे एक आपको मिलेगा फाइनेंशियल अवेयरनेस का, एक आपको मिलेगा इंश्योरेंस अवेयरनेस का। दोनों आपको क्विज मिलते 10-10 क्वेश्चन के, डेली क्विज मैं लेता हूं। ये आपके लिए हेल्प करेगा 100%, मैं गारंटी देता हूं। ये आप देख रहे हो, ये आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं जिसमें आपको मैंने बता रखा है 7 बजे और 8 बजे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं यहाँ पे इंश्योरेंस अवेयरनेस का यहाँ पे मैं आप लोग को क्या दूंगा, करंट अफेयर्स बना के दूंगा लास्ट 6 मंथ के, यहाँ पे ही आएगा। चैनल को जरूर आपने सब्सक्राइब करना है, आपने चैनल को ज्वाइन करना है। अ टर्म पॉलिसी दैट कैन बी कन्वर्टेड टू परमानेंट कवरेज रादर देन एक्सपायरिंग ऑन द स्पेसिफिक डेट। अगर कोई पॉलिसी है, आपने कोई टर्म पॉलिसी ली है, टर्म पॉलिसी का मतलब क्या होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 20 साल 10 साल के लिए टर्म होता है। लेकिन अब आप उसको क्या करना चाहते हो, अनएक्सपेक्टेड टाइम के लिए आप उसे परमानेंट कवरेज देना चाहते हो, तो अब हम उसे क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल है, अब हम उसे बोलेंगे कन्वर्टेबल इंश्योरेंस। यानी कि वो इंश्योरेंस जिसे आप टर्म इंश्योरेंस से आप क्या कर रहे हो, लाइफ एंड तक आप कर रहे हो, परमानेंट कवरेज तक आप कर रहे हो, उसे एंडोमेंट प्लान तक। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली उसको हम वैसी इंश्योरेंस पॉलिसी को हम बोलते हैं कन्वर्टेबल इंश्योरेंस। अगला है कमर्शियल कवरेज अगेंस्ट लॉसेज। देखिए कमर्शियल कवरेज का मतलब क्या होता है भाई, आपका ऐसा कवरेज जो कि जैसे दुकान होगी, कमर्शियल चीजें, उनका कवरेज लॉस हो रहा है अगर किसी चीज से, फेलियर है बिजनेस, आपका बिजनेस फेल हो गया, ठीक है, आपका पर्टिकुलरली कुछ चीजें इंश्योर थी वो फेल हो गई, ठीक है, इंसॉल्वेंसी हो गई, बैंकरप्सी हो गई, मंदी छा गई, पैसे लेके भाग गया कोई, तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है, तो आप यहाँ पे देखोगे ये आता है आपका क्रेडिट इंश्योरेंस में। दुकानों का होता है बेसिकली, ये दुकानों का होता है, होलसेलर्स का होता है, फैक्ट्रीज का होता है। तो ये क्या होता है कि भाई किसी बिजनेस में अगर पैसे की शॉर्टेज हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, मंदी छा जाए, तब आप क्या कराएंगे, क्रेडिट इंश्योरेंस कराते हैं, तो आप इन चीज से बच सकते हैं। परसेंटेज ऑफ ईच प्रीमियम रूपी दैट गोज टू इंश्योर एक्सपेंस इंक्लूडिंग ओवरहेड मार्केटिंग एंड कमीशन इज कॉल्ड। देखिए अगर आप कोई प्रीमियम देते हो, अगर आप कोई पॉलिसी लेते हो, उसका जो पैसा आता है उस पैसे में आपके ओवरहेड चार्जेस होते हैं, भाई फाइल चार्ज कितना है, मार्केटिंग जो कर रहे हैं, कमीशन, भाई जिसने आपको कमीशन, जिसने जो एजेंट ने आपको बेची है कमीशन, तो इन सब चीजों को हम लोग किस चीज में कवर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो हम इसे लेते हैं पर्टिकुलरली एक्सपेंस रेशियो में। ये आता है आपका एक्सपेंस रेशियो। देखिए जो आपका ओवरहेड चार्ज है, मार्केटिंग चार्ज है, और कमीशन जो कि किसका था, आपके LIC के एजेंट का था, तो ये है आपका एक्सपेंस रेशियो। वैसे भी आपको पता है LIC के एजेंट से दुनिया भागती है देखते ही, क्योंकि वो कोई ना कोई LIC या फिर आपसे करवा ही देगा। अगला है एन एंडोर्समेंट added to an insurance policy or clause within a policy that provides additional coverage for risk other than these in the basic policy term as। देखिए कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं, जैसे मान लो LIC आपको देगी यहाँ पे लाइफ, भाई जिंदगी का, कुछ जिंदगी के लिए आपकी कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो वो आपका LIC में आ गया। दूसरी चीज जनरल इंश्योरेंस, भाई आपका ये आग से, तूफान से जो भी आपका कवरेज है वो देगी। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस आपका क्रॉप से देगी, फेलियर से देगी, क्रॉप फेलियर से। अब यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें होती हैं, कभी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ठीक है, कोई क्लॉज होता है जो आपको प्रोवाइड कराता है एडिशनल कवरेज। कोई आपका रिस्क है, उसका एडिशनल कवरेज की भाई अगर ऐसी चीज से ऐसा हो गया जो कि ऐड नहीं था, जो कि ऐसी चीज से अगर ऐसा नुकसान होता है तो भी हम आपको क्या देंगे, यहाँ पे
कवरेज देंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कवरेज के अंतर्गत वो आता है। अगला है अ कवरेज दैट प्रोटेक्ट्स बिजनेस engaged in इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फ्रॉम लॉसेस कॉज्ड बाय द हैकर्स इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई कोई बिजनेस है आपका, ठीक है, आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, कोई आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो अगर आपका लॉस हो जाएगा उससे तो वो किससे होगा कि भाई आपका जो हैक करेंगे आपके जो हैकर्स होते हैं, तो हम उसे कौन सा इंश्योरेंस बोलेंगे, तो सिंपली ये हैकर इंश्योरेंस होता है। ओके, तो ये देखिए आप आज के क्वेश्चंस आपको लग गए होंगे कि हाँ थियोरेटिकल है। इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी। तो आपको पता है भारत की पहली इंश्योरेंस कंपनी है OLIC, ठीक है, आजकल तो OICL होता है, ठीक है, OLIC ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी एस्टैब्लिश, तो यहाँ पे देखोगे आप 1818 में। और मैं आपको बता देता हूँ ये पहली ऐसी इंश्योरेंस कंपनी थी जिसने सिर्फ और सिर्फ किसको दिया, ब्रिटिश यूरोपियंस को दिया था, भारतीयों को नहीं दिया था इसने अभी, और ये फेल हो गई थी, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी व्हिच वाज फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। भारत में पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, भारत की पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, ये देख रहे हो आप, ट्रिटोन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पहली, भारत की पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी 1850 में हुई थी स्टैब्लिश, पहली बात तो। फिर आपको पता है भारत की पहली, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो जनरल इंश्योरेंस जिसे हम बोलते हैं GIC 1972 में ये नेशनलाइज होती है, आपको पता है जनरल इंश्योरेंस। और आज के डेट में सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस के डेट में, जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, GIC री इंश्योरेंस। अब इसका नाम चेंज हो चुका है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन या फिर री, जिसका मतलब होता है री इंश्योरेंस। एन एक्सटेंशन ऑफ एंडोमेंट प्लान इज नोन एज विच पॉलिसी। अगर आप अपने एंडोमेंट प्लान को एक्सटेंड करवाते हो, एंडोमेंट प्लान को एक्सटेंड करवाते हो तो हम उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं, मनी बैक तो होता है कि हर 2-3 साल में पैसा मिलता है। टर्म इंश्योरेंस होता है जैसे कि आपका PMJJBY, PMSBY 1 साल के लिए होती है। जनरल इंश्योरेंस आपको पता है नॉर्मली जनरल चीजों का, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर नाना पावर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो आप देख रहे हो हम उसे बोलते हैं मनी बैक पॉलिसी। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए एंडोमेंट प्लान को अगर आप एक्सटेंशन कराते हो तो वो आता है किसमें, मनी बैक पॉलिसी में। ओके, अगला है व्हेन अ डिमांड इज मेड बाय इंश्योर्ड फॉर पेमेंट ऑफ द बेनिफिट इज कॉल्ड। देखिए आप जो पर्टिकुलरली इंश्योरर है, ठीक है, आप क्या करते हैं, आपके साथ कुछ दुर्घटना होती है और आप बोलते हो कि भाई मुझे ये बेनिफिट चाहिए जिसके अंतर्गत मैं हूं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे यहाँ पे क्लेम। क्लेम इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, एक रिस्क होता है डैमेज कवर इन द इंश्योरेंस पॉलिसी इज नोन एज। जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो भी डैमेज कवर्ड होता है, एक रिस्क होता है, वो जो रिस्क जिसके लिए वो कवर कर रहा है, तो उसे क्या बोलोगे आप, तो उसे क्या बोलोगे आप, पेराइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। व्हाट इज द मैच्योरिटी एज ऑफ द होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी को लोग समझते हैं कि 150 साल तक, 110 साल तक, 120 साल तक, ऐसा नहीं है। होल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है 100 साल तक, ठीक है, 100 होती है इसकी एज। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, ये है इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे देख लीजिए, द को इंश्योरेंस इज स्पेसिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। ये आजकल बहुत चल रहा है को इंश्योरेंस। ये को इंश्योरेंस का सिनेरियो क्या है, कुछ कंपनीज भारत में ऐसी आ गई हैं कि जिसके तहत आप जो कार है उसके मालिक को भी आप 3-4 जगहों में बांट सकते हो, जैसे कि 1 महीने के लिए तू रखेगा भाई, 1 महीने के लिए वो रखेगा, 1 महीने के लिए आप रखेंगे, तो ऐसे करके बहुत चीजें आजकल कोई इंश्योरेंस पे चल रही है। देखिए यहाँ पे एक कार है, उस कार की 3 चीजों में, 3 में बांट, 33 में बांट दिया, और जिसका ज्यादा परसेंटेज होगा ऑब्वियसली वो कार को ज्यादा दिन तक रखेगा। तो इसको हमने 100% को बांट दिया हमने 1 साल में। अब इसके हिसाब से जो जिसके पास जितना शेयर है उसके हिसाब से वो उतना दिन गाड़ी रखेगा। ओके, तो इसे हम बोलते हैं को इंश्योरेंस। तो ये हो गया आपका यहाँ पे पर्टिकुलरली परसेंटेज पर बेस्ड होता है, ये रेशियो पर बेस्ड नहीं होता। अगला है द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। बहुत सिंपल है, LIC कब भारत में नेशनलाइज होता है, तो LIC भारत में जो इंश्योरेंस जो होता है 1956 में LIC की स्टैब्लिशमेंट होती है भाई। 245 समथिंग कंपनियां थी उनको मिलाकर, क्योंकि उस टाइम पे भारत में क्या हो गया था, बहुत ज्यादा धांधलीबाजी चल रही थी इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देखोगे 1956 हो गया आपका राइट आंसर। 1 सितंबर 1956 से LIC अपना काम करना स्टार्ट भी करता है, तो ये भी आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना। अगला एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसे बोलते हैं ECGC, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ECGC was set up in which year to provide credit risk insurance for the export service। तो ये हो गया यहाँ पे आपका
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन वाज सेटअप इन विच ईयर, ये किस ईयर हमने सेटअप किया था टू प्रोवाइड क्रेडिट रिस्क को हमने क्या करना था यहाँ पे पर्टिकुलरली आप ये बोल सकते हो उसको सिक्योर करने के लिए एक तरीके से, ठीक है, एक्सपोर्ट सर्विसेज को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1957 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो, हाउ मेनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कोलैबोरेट टू फॉर्म द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया था कि भाई LIC जब 1956 में बनती है तो कितनी भारतीय कंपनियों को हमने मिला दिया था, तो आपको पता चलेगा, मैंने अभी आपको इससे पहले बता दिया था 245 कंपनी को। अब इस 245 कंपनीज में क्या थी, देखिए 154 तो कौन सी कंपनीज थी, भारतीय कंपनी थी, 16 थी नॉन इंडियन इंश्योरेंस एंड 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज। तो यहाँ पे इन सभी को मिलाकर और फॉरेन कंपनीज को मिलाकर पर्टिकुलरली 245 कंपनी को मिलाकर हमने क्या बोला था, LIC की स्थापना करी थी, क्योंकि भारत में क्या करता है लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा निगम जिसकी हम स्थापना करते हैं, तो ये जीवन बीमा के क्षेत्र में भारत की एक सबसे बड़ी कंपनी है। तो गाइस आज आपके क्वेश्चन देखे होंगे आपने, इस तरह धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। अगले जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें भी मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा, फिर अगले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको थोड़ा और हार्ड लेके जाऊंगा। तो धीरे धीरे क्वेश्चन का स्तर मैं आपको बढ़ाते जाऊंगा, देखते जाइएगा आप। तो हमारा ये आज का जो 6th सीरीज थी इसका एंड करते हैं और हम आपको दोबारा से मिलेंगे 7th MCQs में, जो कि 7th सीरीज होगी। तब तक के लिए गुड बाय।